नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 11 बज चुके हैं और आज बुलेटिन में बात होगी दक्षिण की पॉलिटिक्स की। दक्षिण से लेकर उत्तर तक की पॉलिटिक्स आपके सामने रखने जा रही हूं। बताऊंगी कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी से 29 की लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी में बीजेपी मिशन 2027 की तैयारी में जुट गई है। 5 राज्यों में चुनाव के बाद अब सियासी हलचल चरम पर है। बंगाल में कल शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है, तो तमिलनाडु में 5 दशक में पहली बार गैर द्रविडियन पार्टी ने कमान संभाली है। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजय ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। 2 दिन के बाद असम में यानी कि बस आने वाला मंगलवार ही 12 मई को नई सरकार की शपथ की भी तस्वीरें आपके सामने होगी। आज गुवाहाटी में बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम पर औपचारिक तौर पर मुहर लगेगी। इधर 13 मई को पुडुचेरी में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, जबकि केरल में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कब शपथ ग्रहण समारोह होगा, कांग्रेस अभी तक ये फाइनल ही नहीं कर पाई है। यूडीएफ की बम्पर जीत के बावजूद कांग्रेस में सीएम पद को लेकर पेच फंसा हुआ है। बात सबसे पहले तमिलनाडु की करेंगे। तमिलनाडु में नई सरकार ने शपथ ले ली है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में हैं और मोदी ने कर्नाटक से तमिलनाडु पर बड़ा बयान दिया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने साथियों के साथ विश्वासघात किया। तमिलनाडु में कांग्रेस ने डीएमके को धोखा दिया। सत्ता के लालच में कांग्रेस ने डीएमके के साथ विश्वासघात किया। कांग्रेस की पहचान आज एक परजीवी पार्टी की बन गई है और इसलिए वो पहला मौका मिलते ही अपने साथियों के साथ भी विश्वासघात करती है। और इसलिए ही कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। अभी तमिलनाडु में ही देखिए, 25-30 साल से कांग्रेस का डीएमके के साथ घनिष्ठ संबंध था। डीएमके के साथ गठबंधन ने कितनी ही बार कांग्रेस को संकटों से बाहर निकाला और 2014 के पहले 10 साल उनकी जो सरकार थी वो भी डीएमके के कारण टिकी थी। लेकिन क्या हुआ, जिस डीएमके के साथ 25-30 साल का जीने मरने का नाता था, हर पल जो डीएमके कांग्रेस की भलाई के लिए काम करती थी, लेकिन जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया। परजीवी कांग्रेस को अब एक और पार्टी चाहिए जिसकी पीठ पर सवार होकर वो प्रासंगिक बनी रह सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। परजीवी पार्टी, सत्ता की भूखी कांग्रेस, इन तमाम उपनामों से कांग्रेस पार्टी को उन्होंने नवाजा है। और कर्नाटक जिसे दक्षिण का गेटवे कहा जाता है, हम जानते हैं कर्नाटक में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की भी अपनी चुनौती है। वहां पर भी इनफाइट दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी की चुनौती नहीं, बीजेपी की भी चुनौती है। वहां पर भी मजबूती और इनफाइट, अगर आप कहें मजबूती ना और इनफाइट हाँ, इस तौर पर आप देखेंगे। लेकिन बात पहले तमिलनाडु की होनी चाहिए, क्योंकि आज निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु की सत्ता पर ही था कि सत्ता में कैसे डीएमके के साथ विश्वासघात करके कांग्रेस पार्टी शामिल हो गई। तमिलनाडु में विजय युग की शुरुआत हो गई और तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजय ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ भी ले ली। और विजय की पार्टी के साथ ही उनकी पार्टी टीवीके के 9 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली। कांग्रेस की तरफ से
में तीन मंत्रियों के शपथ लेने की बात थी, ये अटकलें थी, लेकिन आज केवल टीवीके के कोटे से ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ और एक बड़ा मैसेज दे दिया गया, ये जीत तो टीवीके की है, ये जीत तो विजय थलापति की है। इसमें पहले ही दिन वो ये स्टेज कहीं और शेयर करने का, ये जीत कहीं और शेयर करने का मौका वो नहीं देना चाहते। तो हम पहले सुपरस्टार की सरकार पर बात करें, लेकिन उससे पहले अजीत जी, सरकार में जो साथी बन गया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि परजीवी पार्टी है, ये सत्ता की भूखी कांग्रेस है, जिसने एक लम्हा नहीं लगाया कि वो डीएमके को धोखा दे दे और शपथ, मतलब सत्ता में आने के लिए इतने लालायित कि फौरन उन्होंने पाला बदल लिया। हाँ बिल्कुल, ये बात ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने साथ छोड़ दिया डीएमके का, लेकिन अगर कांग्रेस डीएमके के साथ नहीं रहती विधानसभा चुनाव में तो हो सकता है डीएमके कुछ अच्छा परफॉर्म करती। कांग्रेस की वजह से डीएमके का परफॉर्मेंस नुकसान हुआ है, अब उसको और बेटर तरीके से समझाएंगे। ये जो हम एक परसेप्शन के लेवल पर समझ रहे हैं, कांग्रेस ने डीएमके को तमिलनाडु में भी हरवाया और पुडुचेरी में भी जो गठबंधन हारा है उसमें भी कांग्रेस का बड़ा योगदान है। पूरे टिकट बंटवारे के समय से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह के नखरे और जिस तरह का टेंट्रम दिखाना शुरू किया, हम ज़्यादा सीटें लड़ेंगे, हमको सरकार में शामिल करो, और ये दोनों जगह की बात थी। आप अभी भी देखिए, पुडुचेरी में भी देखिएगा तो 16 सीटें लड़के कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीती है, और पिछली बार भी यही हुआ था, 16 एमएलए थे उसके और हार करके 2 सीट पर आ गई। वहां भी अगर डीएमके ज्यादा सीटें लड़ती तो पुडुचेरी में भी डीएमके का परफॉर्मेंस ज्यादा होता। यहां भी कांग्रेस ने ड्रैग किया है डीएमके को पीछे। तो ये एक तरह से पहले से इसकी तैयारी शुरू हो गई थी, इसकी पटकथा लिखी जाने लगी थी। अगर अच्छा परफॉर्म कर देते डीएमके फिर सरकार में आती तो उन्होंने, स्टालिन ने कहा था कि हम कांग्रेस को सरकार में शामिल नहीं करेंगे, मंत्रिमंडल में जगह नहीं देंगे। तो कांग्रेस जितना भी जीतती मंत्रिमंडल के बाहर रहती, अगर डीएमके की सरकार बन जाती, वो चुनाव जीत जाते तो उनकी सरकार रहती, स्टालिन की कांग्रेस सरकार से बाहर रहती। अब ये संयोग भी हुआ कि डीएमके हार गई चुनाव, और डीएमके के हारने के बाद अब कांग्रेस को मौका मिल गया कि इनसे पीछा छुड़ा लो। और कांग्रेस ने इस बात को देखा है कि अगले कई वर्षों तक, कम से कम 2029 के चुनाव तक तो टीवीके का और विजय का जादू रहने वाला है। तो जो वो जादू है उसका लाभ उठाना है। उन्हें ये लगा कि अगर टीवीके के साथ वो जुड़ जाए तो 29 में उन्हें ज्यादा फायदा होगा, बजाय इसके। ये अभी एक जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रिसेंट तस्वीर है, और सोशल मीडिया की फैन फॉलोइंग से किस तरीके से जनता का प्यार और वो विश्वास जीता जा सकता है, ये लाइव तस्वीरें हैं इस वक्त आप देख रहे हैं अपने सोशल मीडिया के लिए ही शायद ये तस्वीर आप स्टेडियम के बाहर खड़े हैं, शायद जो अंदर घुस नहीं पाए, सब लोगों उनके लिए ये तस्वीर, ये स्टेडियम के बाहर है, इंडोर स्टेडियम में शपथ हो रही थी और बाहर भी बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं जो विजय के फैन हैं, प्रशंसक हैं। देखिए इतने कम उस पर नोटिस पर हो रहा है, शॉर्ट नोटिस पर शपथ। मैं आप ही ने जो बात कही अमिताभ जी, ये तो विजय की फैन फॉलोइंग है, ये उनके नाम पर मिली हुई जीत है। और राहुल गांधी अगर ये मानकर चलें कि उनके नाम पर ही वो अपनी नौका पार लगाएंगे, तो इसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा है कि आप हैं कि आप एक परजीवी पार्टी हैं, आपकी अपनी कोई ताकत नहीं, आप डीएमके के साथ खड़े होते हैं तो डीएमके की लुटिया डुबो देते हैं। देखिए क्या है कि इसको मौके पे चौका मारने वाली बात है। जैसा अजीत भाई साहब कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी सिर्फ 5 सीटें जीती है, लड़ी थी 28 पर, यानी उसका 18% का भी स्ट्राइक रेट नहीं है, और बगल के पुडुचेरी में तो उसका 5% का भी स्ट्राइक रेट नहीं है। शायद अगर कांग्रेस वैसा परफॉर्म नहीं करती तो शायद डीएमके वहाँ सरकार बना ली थी और उसको एक कंसोलेशन प्राइज मिल सकता था। देखिए कांग्रेस या राहुल गांधी को ये लगता है, क्यों इन्होंने ऐसा किया, एक तो जो नैरेटिव वाली बात हमने पहले डिस्कस की, साउथ वर्सेस नॉर्थ, दूसरा है उनको ये लगता है कि विजय नौसिखियाँ हैं पॉलिटिक्स में, एक्टर बहुत बड़े हैं लेकिन पॉलिटिक्स में नौसिखियाँ हैं, और यहाँ पर राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि हम विजय के मेंटर बन सकते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है, अभी लगता है ना, अभी लगने को तो लग सकता है। राहुल गांधी अगर मेंटर बन जाए किसी पार्टी के तो उसका हाल क्या होगा, अब वो अलग बात है, लेकिन उनको ऐसा लगता है। देखिए स्टालिन उनकी बात सुन नहीं रहे थे, ठीक है, ना उनको सीटें दे रहे थे और ना उनको मंत्रालय में जगह दे रहे थे। उन्हें ऐसा लगता है कि क्योंकि विजय नए नए पॉलिटिक्स में आए हैं, हो सकता है कि 5 एमएलए के बावजूद कांग्रेस पार्टी का यहाँ रोल ज्यादा हो और राहुल गांधी उसके मेंटर बने। अब ये होता है या नहीं होता है वो अलग बात है। दूसरी बात है कि जहां जहां भी कांग्रेस पार्टी अपने अलायंस पार्टनर्स को पुल डाउन करती है, हमने देखा है 2017 का यूपी का चुनाव,
100 सीटें लड़ी, 2 सीटें जीती, शायद दो या 3 सीटें जीती थी। हमने बिहार में देखा है, बिहार में 40-50 सीटों पे हमेशा उसकी डिमांड रहती है, बट वो 5 की संख्या पे उतर गए पिछली बार। 5 की अखिलेश संख्या यादव का बकायदा बयान था कि हमारे जो वोटर हैं वो तो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का वोटर हमारे साथ नहीं जुड़ पाता, वो टर्नआउट हो ही नहीं पाता। तो कांग्रेस पार्टी का किसी भी अलायंस में यही इशू होता है कि अलायंस पार्टनर का वोट सीमलेसली ट्रांसफर हो जाता है कांग्रेस पार्टी को, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो कोर वोट है वो अलायंस पार्टनर्स को नहीं मिलता। जी हमारे सहयोगी राघवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी एक जो बात अजीत जी ने कही, उस बात को अभी आगे बढ़ाते हुए अमिताभ जी ने समझाया कि कैसे कांग्रेस पार्टी जब डीएमके के साथ जुड़ी और उसका वोट शेयर कितना सिकुड़ गया, 18% से भी कम। ठीक अमिताभ जी, ये है ना स्ट्राइक रेट 5/28। हाँ 5/28 का 18% से भी कम का स्ट्राइक रेट रहा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो इंडिया ब्लॉक में टूट दिखाई दे रही है उस पे भी वो भी मौके पर चौका लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक तो बड़ी बात है कि इनफाइट है। मैं पहले उस पर केरल की बात कर लूं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये अभी तक निर्णय नहीं हो पा रहा है। मैं कर्नाटक की बात करूं जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद हैं, वहां पर आप देखिए सिद्धारमैया वर्सेस डीके शिव कुमार के बीच में वो इनफाइट दिखाई दे रही है। इधर आप यहां देखिए तस्वीर, डीएमके और कांग्रेस का अलायंस टूट चुका है, एक नया अलायंस पार्टनर मिल चुका है। तो कांग्रेस तो जिसके साथ जुड़ रही है वहीं पर काम बिगाड़ रही है। ऐसे तो नहीं अगला नंबर टीवीके का हो जाएगा। राघवन जी देखिए, अगर ये सवाल आपने मेरे से पूछा तो टीवी के फोर्स टू रेकन विथ है, तो अभी तो आंधी चल रही है, अभी तो टीवी के की सुनामी चल रही है, तो बहुत जल्दी कुछ होता हुआ यहाँ पर दिख नहीं रहा है। और दूसरी तरफ एक जोशीला भाषण विजय ने सीएम पद का शपथ लेने के बाद दिया है। उसमें उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अगर आपके ऊपर सत्ता का घमंड सवार हो जाए तो फिर आप जीत नहीं सकते हैं। ये पीछे नए एरा, एक नए बिगनिंग जो है तमिलनाडु की, वो शुरुआत यहाँ पर हो रही है। देखिए मैं कांग्रेस को दूसरे तरीके से देखता हूँ। यहाँ पर कांग्रेस के लिए सर्वाइवल का बहुत बड़ा सवाल है। तमिलनाडु में भी कांग्रेस का काडर जिंदा है। जब विजय ने अपनी पार्टी को लॉन्च किया था तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, तो उन्होंने सबसे पहला स्टेटमेंट ये दिया कि मैं ही असली कांग्रेस हूं। आप समझिए उस वक्त कांग्रेस के जितने भी काडर्स जो कांग्रेस से दूर हो गए थे या बहुत ज्यादा स्लीपिंग मोड में चले गए थे कह सकते हैं, उनको एक चेतना मिली थी और कांग्रेस शायद उसी को भूलने की कोशिश में। अगर तीन मंत्रियों की बात लगातार कही जा रही, लेकिन मुझे लगता है 2 मंत्री मिलेंगे जब पहला कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, जिसमें राजेश कुमार जो किलियूर से एमएलए हैं और उनको विधायक का नेता चुना गया है वो बनेंगे, और मेलूर के जो विश्वनाथन है वो मंत्री बनेंगे, ऐसी खबर मेरे पास है। लेकिन आप ये समझिए कि अब जब 2 मंत्रियों के साथ अगर कांग्रेस यहाँ पर राज करेगी, शासन में आएगी 1967 बाद, तो जो मोबिलाइजेशन है, पार्टी के रिवाइवल के बहुत बड़े चांसेस तमिलनाडु में कांग्रेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का जो ग्राफ है वो लगातार पर घटता जा रहा है। पिछली बार भी 4 सीटें थी, इस बार 1 सीट। जो बात आप कह रहे हैं, मैं साउथ की तमाम सरकारों का एक बार नाम गिना देती हूँ। तमिलनाडु में आप जानते हैं कि द्रविड़ पॉलिटिक्स जो है पहली बार इतने लंबे अंतराल के बाद कॉर्नर की गई है और इस बार सत्ता में एक नई पार्टी का उदय हुआ है, वो टीवीके है। इसमें कांग्रेस एक अलायंस पार्टनर है। अब आप कर्नाटक की बात करें, वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, ठीक है, मान लें आप, वहां पे खूब इनफाइटिंग है, डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धारमैया, लेकिन सरकार तो कांग्रेस पार्टी की ही है। तेलंगाना की बात करें, रेवंत रेड्डी की वहां पर सरकार है। फिर आप आंध्र प्रदेश की बात करें, यहाँ पर तो एनडीए की सरकार है और केरल में भी कांग्रेस की सरकार है। तो वो जब हम अजीत जी देखते हैं नॉर्थ और साउथ को, तो नॉर्थ पूरी तरीके से जहां से कांग्रेस साफ होती चली जा रही है, और साउथ एक ऐसी अब 3 सीट जीत कर लाएं या 5 सीट जीत कर लाएं, सरकार में तो है ना। बिल्कुल, और ये बड़ी बात है जो अभी कह रहे थे राघवन, पार्टी के सर्वाइवल के लिए, पार्टी के कार्डर मोबिलाइजेशन के लिए, जब आप डायरेक्टली सरकार में होते हैं, मंत्री होते हैं, तो अधिकारी आपकी बात सुनते हैं, आप अपने वर्कर्स का काम करा सकते हैं, अपने नेताओं को अपने साथ जोड़ सकते हैं, उनको एक भरोसा दे सकते हैं। और जो हम पहले कह रहे थे कि अभी टीवीके की ऐसी स्थिति नहीं है कि निकट भविष्य में उसका ये जो अभी आंधी चल रही है ये कम होने वाली है, तो कांग्रेस उसका लाभ उठाने के लिए उसके साथ चली गई है, 2029 में उसका लाभ मिल जाए। तमिलनाडु में कांग्रेस के 9 एमपी हैं
और उनके 5 एमएलए हैं, अभी 2 लोग अगर मंत्री बन जाते हैं तो ये सब लोग मिल करके एक जो कैडर मोबिलाइजेशन करेंगे वो एक बड़ी बात हो जाएगी कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल के लिए। 2029 के चुनाव के लिए कांग्रेस का एक बड़ा रिवाइवल हो जाएगा। और अभी जो अमिताभ जी कह रहे थे कि दक्षिण नॉर्थ वर्सेस साउथ का जो डिवीजन है, देखिए विंध्य के उस पार, विंध्य पर्वत के उस पार एक राज्य है महाराष्ट्र, उस महाराष्ट्र को छोड़ करके बाकी सब जगह कांग्रेस, बीजेपी के लिए हमेशा समस्या रहती है और कांग्रेस के लिए हमेशा स्थितियां अनुकूल रहती हैं, आसान रहती हैं। जब नॉर्थ में हारना तो बहुत पहले शुरू कर दिया था कांग्रेस ने, इसके बावजूद महाराष्ट्र कांग्रेस के कब्जे में था, 2014 तक कांग्रेस के नियंत्रण में था। एक तो भाषाई राज्य भी है और विंध्य के पार की एक अपनी अलग राजनीतिक तासीर है। कांग्रेस कोशिश करेगी वापस अपना रिवाइवल शुरू करने की तमिलनाडु से, और तमिलनाडु के रिवाइवल के बाद महाराष्ट्र, मतलब उसको अगर सीटें बढ़ती भी हैं, परिसीमन के बाद सीटें बढ़ती भी हैं तो एक बड़ा वहाँ 50% सीटें बढ़ जाएंगी, उस पार भी उधर के जो राज्य हैं दक्षिण के और पश्चिम के उन राज्यों में भी। तो कांग्रेस अपना रिवाइवल के लिए, देखिए हम बार बार दोहरा रहे हैं, एक रिवाइवल के लिए समझ के एक जोखिम उठाया है पार्टियों की आवश्यकता है, सबको आवश्यकता है, सभी राष्ट्रीय पार्टियों को आवश्यकता रहती है हमेशा, खासतौर से साउथ में। देखिए एक और बात है यहाँ पर कि 35 मिनिस्टर बन सकते हैं तमिलनाडु में, आज 10 बन गए इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, 25 बचे हैं। अब कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक यहाँ पे होने वाला है कि 5 में से 2 या 3 जो इनको मिलेगा वो कौन व्यक्ति होंगे, करेक्ट, वो एक डिसकंटेंट क्रिएट करेगा कांग्रेस पार्टी में। दूसरी बात है कि जो 2029 में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में एडवांटेज हो सकता है परसेप्शनली, लेकिन जैसा अजित सर ने खुद ही कहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास 9 MP ऑलरेडी हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु में खुद इंडिविजुअल बेसिस पर और एक अलायंस के बेसिस पर मैक्सड आउट है, क्योंकि मान लेते हैं कि डीएमके का जो परफॉर्मेंस था, आई थिंक 22 सीटों का है, 22 सीटें वो जीते हैं, वो मान लेते हैं हाइपोथेटिकली वो टीवीके के पास चली जाती हैं और इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो भी इंडिया ब्लॉक का नंबर वही रहेगा जो उनके पास पहले था, ठीक है। बट ये लड़ाई जो है ये लार्जली नैरेटिव की है और राहुल गांधी को लगता है कि मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये इस सरकार का मेंटर बन सकते हैं कि कोई तो व्यक्ति उनकी बात सुनेगा, यंग पॉलिटिशियन आए, बाकी लोग तो सुन ही नहीं रहे, तो कोई तो सुने हमारी बात। देखिए, मैं जब आप नंबर्स की बात कर रहे थे, आप इस बात पे क्यों हंस रहे हैं अजीत जी? राहुल गांधी पर आपको भरोसा नहीं है? आपको नहीं है, आपने तो जब कह रहे हैं अमिताभ जी तब आप कहने लग रहे हैं, कह रहे राहुल गांधी जी इसके मेंटर बन। राहुल गांधी अपनी पार्टी को तो लीड कर ले और केवल दक्षिण के जरिए, दक्षिण की क्योंकि 129 सीटें आती हैं सर, दक्षिण के सभी राज्यों की मिला लें, तमिलनाडु की 39, आंध्र प्रदेश की 25, कर्नाटक की 28, तेलंगाना की 17 और केरल की 20, तो कुल मिलाकर 129 सीट का ही तो स्ट्रेंथ है ना सर। तो अगर अपनी पार्टी को बड़ा करना है तो फिर उत्तर का भी उतना ही डोमिनेंस होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो उत्तर में भी देखेंगे, जहां उनको मौका मिलेगा वही तो करेंगे। जुड़ते हैं सर, परजीवी बन जाते हैं और उसको सिकोड़ देते हैं सर, ये भी तो एक चैलेंज है। ये तो तमिलनाडु और पुडुचेरी के बारे में हमने अभी कहा है खासतौर से, क्योंकि इन दोनों राज्यों के अभी नतीजे आए और वहां इन दोनों पार्टियों, डीएमके को ड्रैग किया कांग्रेस पार्टी ने। अगर डीएमके को राजनीति करने देती, डीएमके ने 2021 में ही पुडुचेरी में सरकार बना ली होती। कांग्रेस इस पर अड़ी रही कि हमारे 16 एमएलए हैं, और सोचिए कैसी पार्टी है, कैसा लीडरशिप है उसका कि 16 से 2 सीट पर ले आए और इस बार 1 सीट पर आ गए। और आप डीएमके को ज्यादा सीटें नहीं देते हैं, वहां पुडुचेरी भी ड्रैग किया और यहाँ तमिलनाडु भी वो कांग्रेस ने ड्रैग किया, डीएमके को नीचे खींचा पीछे अपनी तरफ। दूसरी सहयोगियों का भी परफॉर्मेंस तमिलनाडु में इस बार अच्छा नहीं रहा, कोई सहयोगी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, क्योंकि एक सत्ता विरोध की हवा भी चल रही थी और उसके जो नए प्लेयर उभर रहे थे उनके तरफ एक रुझान दिख रहा था विजय के साथ। ये कांग्रेस उसी की जो दिशा है पहिए की, उसको घुमाना चाह रही है उल्टी तरफ की। हम अभी इस तरह से अगर डीएम एक तमिलनाडु से एक मैसेज बनाते हैं, देखिए अगले साल उत्तर प्रदेश के 5 राज्यों के चुनाव, 28 में कर्नाटक का चुनाव होना, 28 के मई में, अब 2 साल रह गए हैं कर्नाटक के चुनाव में भी। तो कर्नाटक का चुनाव आएगा और अगले साल उसी साल उसका भी चुनाव आएगा, आपका तेलंगाना का भी चुनाव आएगा। तो दक्षिण के राज्यों के भी चुनाव आने हैं जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अगर तमिलनाडु से कांग्रेस एक मैसेज देती है, एक नए अलायंस पार्टनर के साथ, एक पॉपुलर चेहरे के साथ, ऐसा जो जनप्रिय चेहरा है, तो उसका फायदा वो पूरे साउथ में लेगी। पहले जहां है वहां तो बचे, उसके बाद जहां नहीं है वहां रिवाइव करने की कोशिश करेगी कांग्रेस पार्टी। मैं उत्तर प्रदेश पर आऊं, लेकिन उससे पहले राघवन चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं कर्नाटक की ही बात कर लेती हूं। कर्नाटक की ही स्थिति की अगर बात करें, भले ही भारतीय जनता पार्टी वहां विधानसभा में ना हो राघवन, लेकिन अगर आप लोकसभा की स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें तो वहां पर तो बीजेपी ने बाजी मारी है। बिल्कुल, देखिए बहुत शानदार
लोकसभा में बीजेपी का रहा है। और अगर विधानसभा की बात कर ले तो 137 सीटों के साथ कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। 3 इंडिपेंडेंट का भी सपोर्ट वहां पर है, तो 140 लोगों का सपोर्ट है। लेकिन जैसा आपने जिक्र किया था, वहां पर अब कुर्सी की लड़ाई है। इतने दिन तक ये कहकर डीके शिव कुमार को चुप रखा गया था कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हम आपकी बात को सुनेंगे और हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में एक बार फिर जो है बड़े लेवल पिच किया जाएगा डीके शिव कुमार की तरफ से कि उन्हें सीएम की कुर्सी दी जाए। लेकिन वहां पर एक अंदरूनी फाइट से कांग्रेस गुजर रही है, लेकिन जो गारंटी स्कीम्स है जिसकी लगातार वकालत राहुल गांधी करते हैं, वो जमीन पर बहुत ज्यादा काम करती हुई दिख रही है। और एक फाइट जो है वो बीजेपी में देखने को मिल रही है। मीनाक्षी, वहां पर विजेंद्रा को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उससे बहुत सारे बीजेपी के नेता खुश नहीं हैं। बीएल संतोष के बारे में कहा जाता है जो संगठन महामंत्री है उनका अपना एक गुट है, उसके अलावा प्रहलाद जोशी का अपना एक गुट है। तो ये तमाम चीजें वहां पर चल रही है। मुझे लगता है कि अभी तक अमित शाह की नजर कर्नाटक पर पड़ेगी, रहे होंगे वेस्ट बंगाल में। संकट चेहरे का है। अब येदियुरप्पा जैसे कोई नेता तो है नहीं बीजेपी में, मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ। येदियुरप्पा जैसा सबसे बड़ा जो चेहरा था, स्टॉलवर्ट चेहरा था, वैसा चेहरा बीजेपी के पास नहीं है। लेकिन ऐसा ही चेहरा पश्चिम बंगाल में भी समस्या थी, उनके पास नहीं था। ऐसी समस्या असम में भी थी, जब तक हिमंता नहीं आए थे तब तक बीजेपी के पास वहां पर भी समस्या थी। इसलिए राघवन, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे इस पर कि अगर एक बड़ा चेहरा खड़ा हो जाता है और जेडीएस के साथ केमिस्ट्री बन जाती है तो यहां बीजेपी की चुनौती दूर हो सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की चुनौती तो तब भी उतनी ही बनी रहेगी। डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धारमैया, जो आज की तस्वीर है वो कोई बहुत बदली नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए कुमार को ही चुनाव आएंगे, उनके चेहरे पर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन सिद्धरामैया इस बात की देंगे कि नहीं देंगे ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन उससे पहले जो आप कह रहे हैं, हाँ, एक की वहां पर जरूर तलाश कर रही है बीजेपी। और मुझे लगता है कि जब अमित शाह का ध्यान अब कर्नाटक जाएगा इन सब चीजों के बाद में, तब शायद वहां पर बहुत लेवल पर चीजें ठीक हो जाएगी। चेहरा वाकई में बीजेपी के पास अभी ऐसा है नहीं जो एकजुट कर सके बीजेपी के सारे स्टेट यूनिट को। विजेंद्रा पर बड़ा दांव लगाया है क्योंकि येदियुरप्पा की वजह से मजबूरी भी थी, कह सकते हैं शीर्ष नेतृत्व की, लेकिन कर पाए। अब इसकी पर मंथन होगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि नए चेहरों को वहां पर जगह मिलती है। लेकिन अगर यूनाइटेड फाइट बीजेपी लड़ती है तो कहीं कहीं बहुत अच्छा मौका 28 के विधानसभा चुनाव को जीतने का बीजेपी के पास होगा। 29 चुनाव चूंकि आप जानती हैं कि वहां पर कर्नाटक में चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाता है, तो कोई बहुत बड़ा फर्क जो है वहां होने वाला नहीं है। लेकिन विधानसभा चुनाव वाकई में बीजेपी के लिए कर्नाटक में बड़ी चुनौती। बिल्कुल ठीक। जी जी, देखिए क्या है यहाँ पे कि कर्नाटक में भी हर 5 साल में सरकार बदलती है, तो लोगों की फितरत है चेंज, दे डिमांड चेंज, दे वांट चेंज। तमिलनाडु में भी हुआ, सब लोग कह रहे थे नहीं डीएमके बम्पर जीत होके आएगी, सीएम वहां खुद ही अपनी सीट हार गया, करेक्ट। तो चेंज, केरला में भी बम्पर जीत से यूडीएफ आ गई। अब बात वहां पर क्या है कि क्योंकि भाजपा का अलायंस जेडीएस के साथ है, तो लिंगायत और वोक्कालिगा ये 2 सबसे इन्फ्लुएंशियल कास्ट हैं। इन दोनों समाजों का सपोर्ट भाजपा को है, यानी भाजपा लेड अलायंस को है। कांग्रेस में डीके शिव कुमार भी वोक्कालिगा समाज से आते हैं, लेकिन क्योंकि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया या उनके मुख्यमंत्री को लेकर के टालम टोल इतने दिनों से चल रहा है, जिस वोक्कालिगा समाज ने कांग्रेस को सपोर्ट किया है 2023 के विधानसभा चुनाव में, उसमें एक बड़ी टूट हो सकती है 2028 के विधानसभा चुनाव में। और अगर कांग्रेस ने रिवर्सल कर दिया, यानी मान लेते हैं कि सिद्धारमैया जो अहिंदा को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी माइनॉरिटीज, एससी, एसटी, ओबीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, लोअर ओबीसीज को, क्योंकि एज हो जाएगी उनकी, और मान लेते हैं कि चुनाव से पहले वो ये ट्रांसफर कर देते हैं पावर का और वो कलिगा समाज के लोग को सीएम बना देते हैं, तो जो अहिंदा का वोट है वो टूटने की कगार पर आ जाएगा। क्योंकि पूरा जो लोअर ओबीसीज हैं पूरे भारत में आज, खास करके नॉर्थ में और लार्जली मतलब वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया में बीजेपी के साथ है। तो इसी डिलेमा में कांग्रेस पार्टी है कि ये अगर डिसीजन लेती है तो एक वोट बैंक ऐड होता है वो कलेगा समाज का, लेकिन दूसरा जो बड़ा चंक है वो छूट। बड़ी खबर आपको दे दें असम से, जहां नए मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। हेमंता बिस्वा शर्मा ही होंगे असम के अगले मुख्यमंत्री। गुवाहाटी में बीजेपी विधायक दल की बैठक में हेमंता के नाम पर मुहर लग चुकी है। केंद्रीय ऑब्जर्वर जेपी नड्डा, सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में हेमंता के नाम पर मुहर लग गई है। 12 मई को हेमंता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
असम के 16वें मुख्यमंत्री होंगे। 2021 में बतौर 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली थी। असम में बीजेपी को शानदार बहुमत मिला। राज्य में 126 में से 82 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट्स को जीत मिली। हेमंता की अगुवाई में बीजेपी ने चुनाव लड़ा और अब दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 12 मई मंगलवार को गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में शपथ ग्रहण होगा। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस समारोह का हिस्सा होंगे। तो कोई कंफ्यूजन तो था ही नहीं। अब जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था उनके चेहरे पर ये एक औपचारिक मोहर थी, जो आज विधायक दल की बैठक के बाद ये ऐलान कर दिया गया है। और अभी जब हम ब्रेक पर जाते हैं तब भी हमारे यहाँ पर ऑफ एयर चर्चा चलती रहती है। और अजीत जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात अमिताभ जी हमारे बीच में चल रही थी। अजीत जी, अब ये जो विपक्ष की पॉलिटिक्स हम कहते हैं, जिसमें मैं कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले नंबर पर रख रही हूँ, असम की स्थिति ये है कि वहां पर जितने विधायक जीत कर आते हैं वो सभी मुस्लिम सिवाय एक के। जब आप इस तरीके की पॉलिटिक्स, वन साइडेड पॉलिटिक्स करेंगे तो कितने दिनों तक आप सरवाइव कर पाएंगे? आपने दक्षिण में तो अपनी एक जगह बना ली है, लेकिन आप पूरब को देखें, पूरब में कहां है कांग्रेस? ये असम में हारने के बाद से कांग्रेस पार्टी के लिए अब ये एक सबसे बड़ा झटका ये चुनाव था। हम पिछले चुनाव तक ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस का सर्वाइवल हो जाएगा, कांग्रेस चल जाएगी, लेकिन इस बार जिस तरह के नतीजे आए हैं वो कांग्रेस के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बताने वाले हैं। खासतौर से हम लोग असम की अभी बात कर रहे हैं। ये पहला चुनाव था जो हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा। इसके पहले का चुनाव तो सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था। और पहली बार ही ये कमाल हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत लेकर के आई। इसके पहले बीजेपी कभी 64 सीटें अकेले नहीं जीत पा रही थी। असम गण परिषद के साथ उसकी सरकार बन रही थी। इस बार 82 सीटें आई हैं, जो 64 के बहुमत से 18 सीटें ज्यादा हैं। मैं असम वासियों का ओर से नायब सिंह साइनी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आमार एक बीजेपी दलर विजयर लगत आमार लगत एकेलगे घाट प्रतिघाट प्रतिটো সময়তে আমাৰ লগত থিয় হৈ থকা অসম গণ পৰিষদ দলৰ সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আৰু গণ পৰিষদৰ সকলো বিধায়ক আৰু কাৰ্যকৰ্তাকো আজিৰ এই মুহূৰ্তত মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। বডোলেণ্ড পিপলছ ফ্ৰণ্ট আৰু বডোলেণ্ড পিপলছ ফ্ৰণ্টৰ সভাপতি বিটিচিৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াকো তেখেতৰ সমৰ্থনৰ বাবে, আমাৰ প্ৰতি দেখুওৱা সমৰ্থনৰ বাবে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো। বিপিএফ দলৰ সহযোগিতাৰ বাবে এইবাৰ বিটিচি অঞ্চলতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে 4খনকৈ আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বিপিএফ দলেও तो असम के नेता हिमंता हैं, इसमें तो पहले भी कोई संदेह नहीं था। और जो बात वो मंच से कह रहे थे कि हमारे लोगों के लिए, प्रदेश के विकास के लिए काम करने के लिए वो बाध्य हैं और वो ये कर रहेंगे। तो जहां से चर्चा हमने रोकी थी वहीं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जी। हाँ, तो ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस अभी इस बार ज़्यादा दिखा कांग्रेस के सामने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो 19 विधायक जीते हैं उसमें 18 मुसलमान हैं। तो इस बात को समझने की जरूरत। और पश्चिम बंगाल में जो 2 जीते हैं वो दोनों मुस्लिम हैं। केरल में भी कांग्रेस के अपने विधायकों में भी मुस्लिम हैं और जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है उसके तो लगभग सारे मुसलमानी विधायक जीते हैं। तो ये ठीक है कि कांग्रेस पार्टी को वो उसका वोट मिलता है मुसलमान का, लेकिन वो मुसलमान का वोट मिलने का कारण ये है क्योंकि उसको बीजेपी को हराना होता है। वो कांग्रेस को इसलिए वोट देती है, या समाजवादी पार्टी को, या आरजेडी को, या ममता बनर्जी को ही, क्योंकि उनको हिंदू वोट भी मिलता है। तो मुसलमान ये मानता है कि हिंदू वोट अगर कुछ आता है तो ये फिर हरा देंगे बीजेपी को। अगर ये साबित हो जाए कि हिंदू वोट नहीं मिल रहा है इन पार्टियों को, या उस अनुपात में नहीं मिल रहा है कि ये बीजेपी को हरा दे, फिर मुसलमान भी इनको क्यों वोट देगा? ममता बनर्जी की पार्टी में 42.5% विधायक जो है वो मुस्लिम है। उन्होंने टिकट दी थी 17% मुसलमानों को। उनके 294 में से उनके मुस्लिम कैंडिडेट थे 52, तो 17-18% आपने टिकट दिया। रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि 42.5% मुस्लिम जीता है। तो वो अगर ये देखेगा कि हम 50% तो हम ही जीत रहे हैं अगर, और हिंदू वोट नहीं मिल रहा है जो कैरी कर सके, तो ये क्यों, या ममता बनर्जी के साथ क्यों जाए?
जो एकदम नतीजे के तुरंत बाद असदुद्दीन ओवैसी ने अपील की कि मुसलमान अपनी पार्टी बनाए, मुसलमान अपना नेता चुने, तो वो तो चुनेगा ना कि भाई जब ऐसे भी नहीं हरा पा रहे हम कांग्रेस के साथ भी मिलके या ममता बनर्जी के साथ भी मिलके, तो हम क्यों नहीं अपनी पार्टी को वोट दें? लेकिन अमिताभ जी, ये भी तो एक नैरेटिव है, नैरेटिव नहीं बल्कि रियलिटी हो गई है। ये रियलिटी है कि मुसलमानों की अपनी कोई पार्टी नहीं है। जो भी बीजेपी को हराते वही उसकी पार्टी हो जाती है, उसका अपना कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब आप इसे अच्छी पॉलिटिक्स कहें, बुरी पॉलिटिक्स कहें, रिप्रेजेंटेशन के बिना की पॉलिटिक्स कहें, मैं उसमें नहीं जा रही, लेकिन मुसलमानों ने भी तो ये तय किया ना कि उन्हें वही चेहरा चाहिए जो बीजेपी को हरा दे। तो ये भी एक नैरेटिव का ही रिजल्ट है। जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, उन्होंने ऐसा नैरेटिव चला रखा है कि भाई बीजेपी जो है वो एंटी माइनॉरिटी पार्टी है। अगर आप देखेंगे तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट स्कीम में या केंद्रीय भारत के भी जो स्कीम्स हैं उसमें बीजेपी का ऐसा दावा है कि 30 से 35% बेनिफिशियरीज जो हैं वो मुस्लिम समाज से आते हैं। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जिस तरह की प्रचंड जीत मान लेते हैं आसाम में मिली है या बंगाल में मिली है, एक सेक्शन ऑफ मुस्लिम मतदाता भी बीजेपी को वोट कर रहा है, लेकिन वो किसी भी सर्वे में कैप्चर नहीं होता है। महिलाएं तो जरूर कर रही हैं। CSDS का सर्वे है महाराष्ट्र के ऊपर, जहां बीजेपी 234 सीटें जीती है। मुसलमानों को भी 22% मुस्लिम समाज ने क्या था वहां पे अलायंस का नाम, एनडीए को वोट किया है। 22% महायुति को, 22% यानी 1 आउट ऑफ एवरी 5 इज अ बिग नंबर। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसा अजीत भाई साहब भी कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज में एक रिप्रेजेंटेशन की बात चल रही है। इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज ने मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंटेशन दिया नहीं है। आज टीएमसी में अगर आधे एमएलए, लगभग 40% एमएलए अगर मुस्लिम समाज से आते हैं, तो उनके पास लीडर कौन है मुस्लिम समाज का? एलओपी क्या वो बनाएंगे मुस्लिम समाज के लीडर को? आज कांग्रेस के पास कौन लीडर है बता दें मुस्लिम समाज का? हम लोग नहीं बता पाएंगे। फिर मुस्लिम छोड़ दीजिए, कांग्रेस के पास जो अपने लीडर थे वो भी उनके पास कितने दिन तक अपने रह पाए? आप तो हिमंता की बात करें, हिमंता के अंदर क्या ताकत है, क्या संगठन की समझ है, क्या प्रशासनिक अनुभव है, उसे बीजेपी का नेता समझ लेता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं समझ पाता है। ये बात है, कई लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ करके गए भारतीय जनता पार्टी से, और उपेक्षा की वजह से छोड़ के गए। हालांकि जब तरुण गोगोई की सरकार थी तो नंबर 2 थे हेमंत बिस्वा शर्मा, लेकिन हर नेता की इच्छा होती है कि वो नंबर 1 बने। अगर सिर्फ इस बार के चुनाव की बात करें, जो हम पहले कह रहे थे कि पहली बार इनके चेहरे पर, और इनकी स्ट्रेटजी तो पिछली बार भी बना रहे थे, लेकिन वो चुनाव से ठीक पहले, आप समझिए कि ये तो 2016 के चुनाव के ठीक पहले गए थे, 2015 में गए थे वहां, और 16 में मंत्री बने, सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बने। 16 से 21 तक का समय जो था वो इन्होंने राजनीति की, अच्छी राजनीति की, स्ट्रेटजी बनाई 21 में, और फिर वापस लौटी जब भारतीय जनता पार्टी, तब इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब इनके चेहरे पर मुहर लग गई है। और मंगलवार का भी दिन, आप ये पूरा हफ्ता ही यूं कहें कि शपथ ग्रहण समारोह का को ही समर्पित हो गया है। आज आपने तमिलनाडु की शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर देखी, 12 तारीख को मंगलवार को असम का भी आप शपथ ग्रहण समारोह देखेंगे, और उससे पहले पुडुचेरी की भी तस्वीरें होगी आपके सामने, और केरल की तारीख अभी तक सामने नहीं आई, क्योंकि केरल में मुख्यमंत्री कौन होगा? कब आएगी? अब ये भी देख लीजिए आप कि भाई अगर 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं तो सबके मुख्यमंत्रियों की घोषणा हो गई और डेट भी पता चल गया। अभी कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है केरला में, लेकिन अभी तक ना तो उसके चेहरे के ऊपर सहमति बनी है और ना ही स्वेरिंग इन का कोई डेट आया है। तो आप देख लीजिए डिसीजन मेकिंग जो है उसकी क्वालिटी क्या है। आने वाला आएगा, वो कब आएगा वो तारीख बताएगा। नॉर्थ ईस्ट के बाद बात दक्षिण की ही राजनीति की हम कर रहे हैं, क्योंकि ये केरल की बात हो रही, तमिलनाडु की बात हो रही। शपथ लेते ही विजय जो है इस वक्त एक्शन मोड में है। उन्होंने शपथ लेने के कुछ ही मिनट के बाद पहली फाइनल साइन वो कर दिया है। घरेलू इस्तेमाल के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा पूरा हुआ। उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स बनाने का वादा किया था। इस फाइल पर भी साइन हो गए हैं। विजय ने कहा कि वो झूठे वादों के साथ लोगों को धोखा नहीं देंगे। ये अभी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये लाइव तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं विजय युग की शुरुआत हो चुकी है तमिलनाडु की राजनीति में। अब उनका ये पूरा कैवलकेड है वो आपको दिखाई दे रहा है, गाड़ियों का ये जो काफिला है, और सड़क की एक तरफ आप देख भी रहे हैं कि विजय की एक झलक पाने के लिए, मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोगों का एक हुजूम सा उमड़ पड़ा है। तो ये तस्वीर आपके सामने, बीच में मेरे ख्याल जो गाड़ी है उसमें मुख्यमंत्री चल रहे हैं, और चारों तरफ सुरक्षा का एक घेरा आपको दिखाई दे रहा है। तो शपथ लेते ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय एक्शन में आ गए हैं। 200 यूनिट फ्री बिजली के फाइल पर साइन हो गए हैं।
पहले हम इसी मुद्दे पर बात करें, ये फ्री बी वाली पॉलिटिक्स को लेकर जिस दिन नतीजे आ रहे थे, मुझे ध्यान है कि बड़ा अच्छा प्रश्न जो है एक वरिष्ठ पत्रकार ने रजत जी से पूछा। अजीत जी, आप भी तो वहां पर मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो फ्री बीफ वाली पॉलिटिक्स चल रही है, ये क्या सरकारों को कमजोर नहीं कर देगी? बजट पर इतना प्रभाव क्यों हो, इतना दबाव क्यों हो इस फ्री बी वाली पॉलिटिक्स का? उन्होंने कहा कि देयर आर सम नेसेसरी इविल। हाँ, वही अब यही बन गया है और अब हमको लग रहा है कि हर पार्टी चाह रही है कि इसको रोका जाए किसी तरह से, लेकिन चुनावी मजबूरी है। अब आप सिंपल एक फैक्ट आपको हम दे रहे हैं, अभी जो स्टालिन जितनी स्कीम चला रहे थे, उन स्कीम्स पर हर साल 65,000 करोड़ रुपए का खर्चा रहा था, और अगर विजय की सारी स्कीम्स लागू हो गई तो वो खर्च बढ़ के 1 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। एक साल में 1 लाख करोड़ रुपया आप फ्रीबीज, आपने जो चुनावी वादे किए हैं उसको पूरे करने में आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो ये हमको लग रहा है कि अब ये भी एक समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। हम लोगों ने देखा कि ममता बनर्जी को इस स्कीम में कोई फायदा नहीं पहुंचा है, हिम्मत नहीं कर पा रही है, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आ गया। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए बेंच बना चुकी है या बनाने वाली है, जिसको सुनवाई करना है, और सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करेगी कि फ्री बीज क्या है और लोक कल्याण की योजना क्या है। लोक कल्याण और जो चुनावी वादों की बातें हैं उसको चुनाव सुप्रीम कोर्ट डिफाइन कर दे कि भाई ये शिक्षा है, ये स्वास्थ्य है, ये जरूरी चीजें हैं जो आपको करनी है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको करना ही हर चुनी हुई सरकार को, और ये चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते हैं, ये आप अननेसेसरी बर्डन डाल रहे हैं स्टेट के एक्सचेकर पर। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में हैं और बेंगलुरु में थोड़ी देर पहले ध्यान मंदिर में उन्होंने पूजा की। कर्नाटक से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा अटैक किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को रोककर पाप किया, महिलाओं की संसद में भागीदारी को रोका और इसलिए महिलाएं उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। कांग्रेस ने एक और विश्वासघात देश की बहनों बेटियों के साथ किया है। दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी। बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है। इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया। ये संशोधन अगर पास हो जाता तो लोकसभा में कर्नाटका की सीटें कहीं अधिक हो जाती, बढ़ जाती। कर्नाटका से बहुत बड़ी संख्या में बहनें बेटियां एमएलए बनती, एमपी बनती, देश का भाग्य निर्णय करने में भागीदार बनती। लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं होने दिया। देश की नारी, कर्नाटका की महिलाएं कांग्रेस को इस पाप के लिए कभी माफ नहीं करेगी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ध्यान मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आ रही है। दक्षिण की राजनीति में एक नई लकीर खींचने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश, और शुरुआत एक बार फिर से कर्नाटक से। अब 2 राज्यों में तो विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, एक में शपथ ग्रहण भी हो गया है और केरल में भी शपथ ग्रहण हो ही जाएगा। अब बचता है कर्नाटक। आंध्र प्रदेश में पहले से ही गठबंधन की सरकार है, तो नजर अब कर्नाटक पर है, दक्षिण के गेटवे पर है। और अब तमिलनाडु में तो उन्होंने आरोप लगा दिया कांग्रेस पार्टी पर कि वो कैसे परजीवी पार्टी बन गई है, लेकिन कर्नाटक में तो अभी वो सत्ता में है और अपने दम पर सत्ता में है। अब उन्हें वो कैसे सत्ता से बेदखल करेंगे और कैसे वापस से बीजेपी का शासन वहां पर आएगा, ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरे का अकाल, कहना ठीक होगा अमिताभ जी, चेहरे का अकाल है वहां। अकाल मतलब एक चेहरा येदियुरप्पा के बाद जरूर एक पार्टी ढूंढ रही है। ठीक है कि उनकी जैसा टावरिंग पर्सनालिटी शायद नहीं है, लेकिन जैसा आपने ही कुछ देर पहले अभी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल एग्जाम्पल है कि कंबाइंड लीडरशिप पे बीजेपी कैसे चुनाव लड़ रही है। उनके पास वहाँ भी ममता के सामने कोई बड़ा लीडर नहीं था। मोदी
प्लस शुभेंदु अधिकारी प्लस दिलीप घोष प्लस अंगमित्रा पॉल प्लस सुकांता मजुमदार प्लस सौमिक भट्टाचार्य। तो ये 5 जोन्स के 5-5 लीडर हैं ये, प्लस दिलीप घोष भी 5 जोन्स के 5-5 लीडर हैं। इसी तरह से यहाँ पर उनके बेटे हैं, येदियुरप्पा जी के बेटे हैं, आर अशोक हैं, और क्योंकि जेडीएस भी अलायंस में एनडीए के कुमारस्वामी जैसे टावरिंग लीडर भी हैं जो वो कलिगा समाज पे आज भी उनका अच्छा खासा होल्ड है। तो आई थिंक यहाँ पर कंबाइंड लीडरशिप के बेसिस पर ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी, और लीडरशिप कांग्रेस में भी क्योंकि क्लियरली डिफाइंड नहीं है और डिफाइंड शायद नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमने डिलेमा की डिस्कशन किया, तो ये फायदा बीजेपी को वहां मिलेगा। सामने टावरिंग लीडर शायद ना रहे 2028 के चुनाव में, क्योंकि लोगों को भी मालूम चल जाएगा कि सिद्धारमैया जी इस बार चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे। आई थिंक ऑलरेडी वो 75+ ईयर्स ऑफ एज के हैं। 4 मई को 5 राज्यों के नतीजों में जिन 2 राज्यों पे हमने देखा तस्वीर, वहाँ तो शपथ ग्रहण हो चुका। पहले कल पश्चिम बंगाल में हो गई, आज की बात करें तो अब वहाँ की भी तस्वीर आपके सामने थी। आज विजय ने भी मुख्यमंत्री के तौर पर तमिलनाडु में शपथ ग्रहण कर ली है। असम की तारीख आ गई है, वो 15 तारीख है, माफ कीजिएगा 12 मई है। 12 मई को वो शपथ लेंगे, मंगलवार का दिन होगा। कांग्रेस जिस एक राज्य में चुनाव जीती है और बहुत अच्छे बहुमत के साथ चुनाव जीती है, वहां पर मुख्यमंत्री कौन होगा इसके नाम पर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस केरल में अपने मुख्यमंत्री को लेकर कोई फैसला नहीं कर पा रही है। कल दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर पर 3 घंटे तक बैठक हुई। उसमें सीएम पद के तीनों दावेदार केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन और रमेश चेन्नीथला मौजूद थे। बैठक के बाद यह तय हुआ कि कांग्रेस आला कमान जल्द ही अगले मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर देगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सलाह दी गई कि वो अपने अपने नेता के समर्थन में सड़क पर शक्ति प्रदर्शन न करें। कांग्रेस में सीएम पद के 3 बड़े चेहरे हैं। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, सांसद हैं, राहुल गांधी के करीबी हैं। पिछली विधानसभा में नेता विपक्ष वीडी सतीशन हैं, उन्हें भी बहुत जन समर्थन है, वो दावा भी ठोक चुके हैं। रमेश चेन्नीथला की बात करें तो वो कांग्रेस के पुराने और वफादार नेता हैं, तो चेन्नीथला का नाम भी काफी महत्वपूर्ण है, बड़ा जनाधार है उनके भी पीछे। दिल्ली में बैठक के बाद वीडी सतीशन ने कहा कि केरल में नई सरकार के गठन में कोई देरी नहीं हो रही है। There is no delay. There is no delay. This is the fastest procedure. They have done it very fast. You inquire about the other states, other parties, how they are selecting. आप ये कह रहे हैं कि देरी नहीं हो रही है। अभी मैंने जानकारी दी, पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण हो गया, तमिलनाडु में शपथ ग्रहण हो गया, असम की तारीख आ चुकी है, पुडुचेरी में भी शपथ ग्रहण की तारीख आ चुकी है, और यहाँ केरल में नाम ही फाइनल नहीं हो पा रहा है, और फिर आप ये कह रहे हैं कि कोई देरी नहीं हो रही है। तो कहाँ मामला अटका हुआ है? कर लीजिए आज ही शपथ ग्रहण, अगर देरी नहीं हो रही है। नाम नहीं तय कर पा रहे हैं ना। कांग्रेस नेता भले ही मीडिया के सामने कुछ बोलने के लिए तैयार ना हो, कोई नाम देने के लिए तैयार ना हो, लेकिन केरल में इस वक्त शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है। वीडी सतीशन के समर्थक दबाव बनाने के लिए पोस्टर वार कर रहे हैं और सड़कों पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उनके समर्थन में खुलकर सामने आ गया है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के ज्यादा समर्थक केसी वेणुगोपाल को सीएम बनाए जाने के समर्थन में हैं, लेकिन सवाल है कि क्या लेफ्ट सरकार से मोर्चा लेने वाले नेताओं की जगह कांग्रेस आलाकमान वेणुगोपाल को सीएम बनाने का रिस्क ले लेगी? Fourth, our assembly election has been, our assembly result has come out. Today is what day? Today is what day? 5 days. 5 days. In Delhi, BJP has taken 50 days to announce the chief minister. So we will not take 50 days. The High Command will decide according to their convenience after consulting all the important details and others. Thank you. अब सवाल ये है, कई बार ऐसा होता है अजीत जी, 2 की लड़ाई में तीसरा बाजी मार जाता है, तो क्या जो चेहरा हम देख रहे थे वो बाजी मार सकता है? नहीं, अब जिस तरह से कांग्रेस जितना उलझा दिया कांग्रेस ने, अगर एक झटके में नतीजा आने के अगले दिन आप विधायक दल की बैठक कर लेते, दूसरे दिन विधायक दल की बैठक करके किसी का नाम घोषित कर देते, तो ये समस्या नहीं होती। अब इतना पेच डालने के बाद अब अगर आप अब सतीशन को बनाते हैं तो चेन्नीथला का गुट बहुत नाराज होगा। देखिए, वेणुगोपाल की नाराजगी कम होगी क्योंकि वो तो ऑलरेडी संगठन महासचिव हैं और बड़ी भूमिका निभा रहे हैं,
लेकिन सतीशन और चेनीथला में बहुत खींचतान बढ़ जाएगी, जिसको भी बनाएंगे उसका दूसरा खेमा उनके खिलाफ प्रदर्शन करेगा। तो ये एक मतलब ऐसा ना हो कि खींच करके आप इस सारी पूरे एपिसोड को ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां आपकी मजबूरी हो जाए कि आप वेणुगोपाल को ही केरल का मुख्यमंत्री बनाए, तभी शांति रहेगी। अगर वेणुगोपाल बनेंगे तो सतीशन और चेनीथला के लोग शांत रहेंगे, लेकिन अगर उन दोनों में से किसी को बनाएंगे तो फिर उनके लोग सड़क पर उतरेंगे। दूसरी बात यह कि सतीशन को चुनाव के नतीजों के पहले ही मुस्लिम लीग ने कहा था कि अगर हमारी सरकार, ये यूडीएफ की सरकार बनती है तो हम चाहेंगे कि सतीशन मुख्यमंत्री बने। तो हालांकि मुस्लिम लीग का एक से है, इसके बावजूद सरकार बनाने की मजबूरी नहीं है। मतलब कांग्रेस के साथ जो अन्य लोग हैं, कांग्रेस, केरल कांग्रेस के जो कई खेमे हैं, उनके 17 एमएलए जीते हुए हैं। तो कांग्रेस के 63 और वो 17 मिलाकर के 80 का आंकड़ा हो रहा है, बहुमत का आंकड़ा 71 का ही है। तो वो ऐसी मजबूरी नहीं है कि उनकी बात सुनी जाए, लेकिन चूंकि आपका एक महत्वपूर्ण और भरोसेमंद एलआई है, वो कह रहा है तो उसकी बात सुननी है। कुल अभी हम लोग सिर्फ इतना कह सकते हैं कि कांग्रेस ने खुद ही मामले को इतना उलझा दिया कि डिसीजन लेने में समस्या हो रही है। पहले दिन ले सकते थे आप डिसीजन, को एक ले सकते थे। और बताइए, अमिताभ जी कह रहे थे कि राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को मेंटोर दिखाने की, लेकिन यहाँ इतना पेच उलझा दिया है। यहाँ देखिए क्या है कि पहले तो जो सेंट्रल लीडरशिप है, यानी दिल्ली में जो कांग्रेस की लीडरशिप है, वो तो राहुल जी से हाथ जोड़ रही है कि केसी वेणुगोपाल जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, ताकि जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का पद खाली हो जाए और वो पद किसी और लीडर, या तो सचिन पायलट, प्रियंका गांधी को दे दिया जाए। सर, एक ये तस्वीर क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, जो उन्होंने सरकार बनने के साथ साथ कैबिनेट की तरफ से जिन 2 फाइलों पर हस्ताक्षर किए हैं, उसकी तस्वीर आपके सामने है। तो पहला तो हमने आपको जानकारी दे दी, 200 यूनिट बिजली फ्री का जो उनका वादा था वो पूरा कर रहे हैं, और दूसरा वादा महिलाओं को लेकर जो उन्होंने किया था वो भी वादा वो पूरा कर रहे हैं। लेकिन वादों की एक लंबी फहरिस्त है और चुनौतियां भी बहुत बड़ी है। तो ये चलते चलते ये तस्वीरें आपके सामने हैं। चर्चा को भी हम यहीं पर विराम देते हैं। अजीत जी आपका भी, अमिताभ जी आपका भी बहुत शुक्रिया। अब देखिए किस ताकत के साथ विजय ये सरकार चलाते हैं, और जब कैबिनेट का विस्तार होता है तो उसमें कांग्रेस पार्टी को क्या जगह मिलती है, उस पर हमारी नजर रहेगी।